नमस्कार, मैं गावले कक्षा 10वीं में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था के माध्यम से हमें आप तक पहुँचने का अवसर मिला, ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। आज कक्षा 10वीं हिंदी में 5वां जो पाठ है, गोवा जैसा मैंने देखा, मैं गावले जनता इंग्लिश स्कूल साइकड़ा से मैं आप तक ये जानकारी लेखक विनय शर्मा जी के साथ चलकर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। गोवा जैसा मैंने देखा, इसके रचनाकार विनय शर्मा है, उनका परिचय हम करवा देते हैं जरा। विनय शर्मा जी जो कि बहुत ही उम्दे लेखक है, उम्दे रचनाकार है और उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वह भी अनुभवों के साथ किया है। उनका जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। अनुभवों पर आधारित लेखन कार्य उनका रहा है सदा ही। जो भी लेखन कार्य किया है, जितना भी लेखन कार्य किया है, उसमें से ज्यादातर लेखन उनका यात्रा वृत्तांत ही है। यात्रा वृत्तांत उनकी पहली पसंद है। वैसे तो उन्होंने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर यात्रा वर्णन ही लिखे हैं। व्यंग और ललित निबंध में आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा और यात्रा वर्णन में अमरनाथ यात्रा प्रकृति के बीच यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को भी उन्होंने बहुत ही उम्दे कार्य से किया है और उनकी उनका जो लेखन है वह लेखन पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपता रहता है। मतलब गोवा जैसा मैंने देखा, यह भी एक यात्रा वर्णन ही है। इस यात्रा वर्णन में गोवा का सफर हम करेंगे और लेखक विनय शर्मा जी के साथ। लेकिन गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ की तरफ जाने से पहले उसका परिचय करा लेना भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेखक विनय शर्मा जो ये जो यात्रा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के त्योहार, शहर, बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखने का प्रयास उन्होंने किया है। लेखक विनय शर्मा के साथ हम आगे चलते हैं। गोवा जैसे जैसा मैंने देखा, यहाँ पर गोवा के समुद्र किनारे लेखक के साथ हम जाकर देखेंगे। ऐसी अनुभूति हमें होगी कि साक्षात वहां पर हैं हम। गोवा की जीवन शैली का भी चित्रण लेखक ने किया है। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोहर और मनोरम शब्दों में लेखक ने हमारे सामने रखा है। गोवा की संस्कृति का भी जिक्र लेखक ने यहाँ पर किया है। गोवा के शहरों के बारे में भी यहाँ पर हमारे सामने वर्णन करने का, प्रस्तुति करने का लेखक का प्रयास रहा है। ये आपके सामने जो भारत और गोवा का नक्शा है, इसमें से आपको पता चलेगा कि गोवा एकदम मतलब देश के हिसाब से, देश का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, अगर मतलब भूभाग जो है उसके हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो गोवा एकदम छोटा सा राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये जो पॉइंटर वहां पर है, निर्देश चिन्ह जहाँ पर है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि गोवा अत्यंत छोटा राज्य है। उसका विस्तार पूर्वक नक्शा यहाँ पर दिया गया है, जो कि उत्तर में महाराष्ट्र है, पूर्व में कर्नाटक है, पश्चिम की ओर अरब सागर है। उसके उसकी जो राजधानी का शहर है पणजी, वो भी यहाँ पर दिया है, जो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। गोवा के जो दो हिस्से किए गए, उत्तर और दक्षिण गोवा, यह भी है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे ही। लेखक विनय शर्मा जो यात्रा वर्णन करते हैं, उस यात्रा को अगर ध्यान में लिया तो पता चलता है कि गोवा की तरफ ये जो पर्यटक है वह क्यों आकर्षित होते हैं गोवा की तरफ, उसका भी जिक्र जरा हम करने वाले हैं। लेखक कहते हैं कि गोवा, सिर्फ ये नाम ही काफी है। नाम सुनते ही मन तरंगायित होता है। मन तरंगायित होना, उसका अर्थ है मन प्रसन्न होना, बहुत आनंदित होना, बहुत प्रफुल्लित होना। और हो भी क्यों ना, वहाँ का वातावरण, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का जलवायु ऐसा है कि पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए पर्यटक ज्यादातर, मतलब इतना छोटा राज्य होने के बावजूद भी समूचे देश और देश के बाहर से भी बहुत सारे पर्यटक गोवा को पहली पसंद देते हैं।
गोवा जाए, घूमें, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखें और उसकी अनुभूति हम करें। हर एक पर्यटक की इच्छा होती है, इसलिए मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि गोवा पर्यटकों के दिल की धड़कन है और यही कारण है कि लेखक भी वहाँ जा पहुँचे। लेखक कहते हैं कि 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव में पहुंची तो सुबह का उजास मतलब दूसरा दिन आ गया था, सवेरा हो गया था और हमने एक टैक्सी में बैठकर सफर शुरू किया। टैक्सी एक संकरी रास्ते से, संकरी सड़क से तथा पतली सड़क से जा रही थी और वहाँ के जो ठंड हवा के झोंके हैं उसने तो लेखक के मन को, लेखक के शरीर को तरोताजा कर दिया। इसलिए लेखक कहते हैं कि पर्यटन का भी एक अलग आनंद होता है। क्यों करे पर्यटन, पर्यटन के फायदे क्या है, वह भी लेखक हमें समझाने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि साल भर में एक बार तो ऐसा क्षण आना ही चाहिए कि हम कहीं दूसरी जगह जाकर उस प्रदेश को देखें, वहाँ का वातावरण हम अनुभव करें। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे आनंद मिलता है। सबसे पहले हमारे शरीर को विश्राम मिलता है। जो भी शरीर में थकान भरी हुई है, उसके कारण जो आलस आता है और काम में स्फूर्ति नहीं आती, अगर साल भर में स्फूर्ति लानी है तो हमारे शरीर की थकान जो है वह दूर होनी चाहिए और उसके लिए पर्यटन करना ये बहुत सुंदर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। शरीर को विश्राम मिलता है, अगर विश्राम शरीर को मिला तो थकान दूर हो जाती है और वह थकान, शरीर की थकान दूर होने के कारण मन भी तरोताज़ा हो जाता है। मन तरोताज़ा हो गया, शरीर तरोताज़ा है, तो जो भी हमारी समस्याएँ हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उन समस्याओं में जीते रहते हैं, उन समस्याओं के साथ संघर्ष में हमारा मन निरंतर प्रयास करता रहता है। ऐसा मन जब तरोताज़ा हो जाता है, तो हमें उन समस्याओं से, उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से हमें निजात मिलती है। निजात मिलती है मतलब मुक्ति मिलती है। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना, इसका अर्थ होता है। ये लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि पर्यटन से एक अलग आनंद मिलता है। शरीर को, मन को और हमारी जो दैनंदिन समस्याएं हैं वो दूर होने के लिए पर्यटन बहुत ही आवश्यक है। आगे जाकर जब मडगांव से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर लेखक चले गए, तो वहाँ पर एक कस्बा है, उसका नाम है बेनालिया। वहाँ पर एक रिसॉर्ट मतलब एक होटल होता है। होटल में वहाँ पर रुके और जो पहले से ही बुक करके रखा था, वहाँ पर कुछ औपचारिक खानापूर्ति उन्होंने की। खानापूर्ति का अर्थ होता है औपचारिकता पूर्ण करना। कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ लेन-देन होता है, वह पूर्ण करना होता है और उसके बाद आराम करने के इरादे से हम अपने-अपने स्यूट में चले गए। लेकिन एक यहाँ पर स्यूट इस अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है अपने-अपने कमरे में चले गए। होटल के कमरे जो होते हैं उसे स्यूट भी बोलते हैं और वे अपने-अपने कमरे में चले गए। इससे पहले लेखक कहते हैं कि इससे पहले हम अपने कमरों से निकल कर बीच में तथा गोवा देखने चले जाएँ, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेखक कहते हैं कि गोवा के बारे में ज़रा जानकारी हमें भी होनी चाहिए। गोवा एक छोटा-सा राज्य है, इससे पहले हमने चर्चा की। पश्चिम की ओर अरब सागर है, उत्तर की ओर महाराष्ट्र है और पूर्व की ओर कर्नाटक है। लेकिन इस गोवा के 2 हिस्से किए गए हैं, एक उत्तर गोवा जिला और दूसरा है दक्षिण गोवा जिला। 2 हिस्से किए गए हैं और यहाँ पर गोवा की जो राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो मांडवी नदी है, साल भर इसमें पानी भरा होता है, बहता है। वहाँ की खेती, वहाँ का प्रदेश समृद्ध करती हुई ये मांडवी नदी आज तक वो उस परिसर का सौंदर्य बढ़ाती आई है। लेखक कहते हैं ये बहुत ही उपयुक्त नदी है और यहाँ पर समुद्री इलाका होने के कारण हवा में उमस भी होती है। देखिए समुद्री इलाका है और समुद्री इलाके में हवा में उमस मतलब गर्मी होती है, थोड़ी सी गर्माहट होती है, उसके कारण शरीर चिपचिपाता रहता है
और ये जो चिपचिपाहट है, अगर हम मुंबई जाते हैं, मुंबई एकदम किनारे पर है, अरब सी के मतलब अरबी समुद्र जो है, अरब सागर जो है उसके किनारे पर ही वहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण थोड़ा सा बिल्कुल समान है। लेकिन वहाँ जो उमस है, वहाँ की जो गर्मी है, वहाँ की जो चिपचिपाहट है, उस चिपचिपाहट को इसकी मुंबई की अगर तुलना करें तो वो चिपचिपाहट कम है। मुंबई में ज़रा ज़्यादा ही नमी होती है, ज़्यादा ही गर्मी होती है, और उसके कारण उमस ज़रा ज़्यादा होती है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर उमस ज़्यादा है, और ये क्षेत्र उमस मुंबई से कम होने का कारण जो है इस क्षेत्र में, उसके कारण यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है। मुंबई में उतनी हरियाली नहीं है, मुंबई में इमारतें ज़्यादा है, और सीमेंट के जंगलों के कारण वहाँ पर उमस ज़्यादा होती है। यहाँ पर हरितिमा धरती है, हरियाली फैली हुई है। यूँ तो गोवा आपने अगर विचार किया तो रेतीले जो तट है, समुद्र के जो किनारे हैं, उसके कारण बहुत जाना जाता है। महंगे होटल भी हुए, खास जीवन शैली के कारण जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए भी अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसको बरकरार रखा है, उसकी विरासत में वह समेटे हुआ है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो गोवा ने भारी रूप से संभाली है। यहाँ की शाम तो बहुत ही अच्छी होती है, चलो लेकर कहते हैं इस शाम का भी आनंद हम लेते हैं, और यहाँ के जो बीच है वो भी देखते हैं। उस बीच पर जाने से पहले हम मतलब लेखक के साथ जाने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं, और यहाँ पर जो कठिन शब्द है, जहाँ तक हमने पढ़ाई की अभी तक, उसमें जो कठिन शब्द तथा नए शब्द आए हैं, वो शब्द संसार के रूप में हम देखेंगे। पहला जो शब्द है आबो हवा, इससे पहले मैंने बताया कि उसका अर्थ होता है जलवायु तथा वातावरण। दूसरा जो शब्द है खाना पूर्ति, औपचारिकता पूरी करना, उसे कहते हैं हरितिमा, मतलब हरियाली। उमस, उमस का अर्थ होता है गर्मी, गर्माहट। सैलानी, सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक। उजास मतलब उजाला। कुछ मुहावरे भी इस पार्ट में आए हैं, कुछ आएंगे। सबसे पहला जो मुहावरा आया था मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना, मतलब आनंद से भरना, चैतन्य से भरना। दूसरा जो मुहावरा है निजात पाना, निजात पाना का अर्थ होता है मुक्ति पाना। इससे पहले हमने उसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन ये जो दो मुहावरे हैं, दो चार होना तथा जेब ढीली होना, इनके ऊपर अभी चर्चा करना बाकी है। आगे जाकर जैसे ही उनके वाक्य आएंगे हम फौरन उनके बारे में चर्चा करेंगे। दो चार होना, जूझना, इससे पहले कि आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। दूसरा जो मुहावरा है उसका अर्थ वह है जेब ढीली होना, और उसका अर्थ है बहुत खर्च होना। इन मुहावरों के साथ भी चलेंगे। चलिए लेखक के साथ चलते हैं बेनालियम बीच की ओर। देखिए छात्रों, बहुत ही सुंदर है ये बीच, बहुत ही मनोरम, और सबसे उच्च कोटि की जो खासियत है ये शांत है। हम अगर शहरों में रहते हैं तो ये जो रोज की जो घुमक्कड़ी चल रही है, रोज का जो शोर शराबा है, इससे अगर निजात पाना है, मुक्ति पानी है, तो ऐसी शांति जरूरी होती है जो इस बीच पर है, बेनालियम बीच पर है। ये खूबसूरती में तो एक पहले क्रमांक पर है, सुंदर भी है। प्रकृति की सुंदरता अगर हम अनुभव करते हैं तो उससे बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। मनोरम भी है, मन को हरने वाली, मन को रंजित करने वाली, मन को रंजक बनाने वाली, ऐसी ऐसा ये बीच है बेनालियम बीच। दिन भर की थकान और उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगता है। अब लेखक की और बीच की जो दूरी है, लेखक जहाँ पर रुके थे उस रिसोर्ट की और बीच की जो दूरी है, वह दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होगी, लेकिन वो पैदल जा रहे थे, बड़ी जल्दी जा रहे थे, फिर भी वह दूरी कम नहीं हो रही थी। उसका एक और भी कारण है, वह दूरी कम न होने का एक और कारण है। वह कारण है कि लेखक के मन में उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। अरब सागर से मिलने की एक ओढ़ मन में थी, एक आस मन में थी, और तभी अचानक
लेखक के कानों में लहरों की आवाज गूंजी जो रणभेदी थी। रणभेदी मतलब ऊंची, रण को भेदने वाली, भूमि को भेदने वाली आवाज थी, ऐसा लेखक कहते हैं। बहुत ही ऊंची आवाज थी। हम आगे आए, सड़क पीछे छूट गई थी और पैर भी बहुत ही ताकत से उठा उठा कर आगे डाल रहे थे। खूबसूरत समुंदर जैसे ही देखा, लेखक उसमें जा लिपटे। अगर आप में से भी कोई समंदर के किनारे गया होगा तो आपको उस सौंदर्य का, उस आनंद का अनुभव हुआ होगा जो ज्यादातर छात्रों ने आज तक उठाया होगा। लेखक भी उसी प्रकार का आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं और उनके बच्चे जो थे, परिवार के जो अन्य सदस्य, छोटे बच्चे जो थे, वो अपने काम में लगे थे। वो तो अब घर बनाने के लिए जुट गए थे। देखिए यहाँ पर आपके सामने गोवा के रेतीले बीच हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेखक के बच्चे घर बनाने में जुट गए थे और वह जब घर बना रहे थे तो एक लहर आती और उस घर को मिटा देती। फिर बच्चे लहर आने से पहले घर बनाते, फिर लहर आती और फिर उनका घर मिटा देती। ऐसा कई बार हुआ। लेखक देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। उस निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि अगर सीखना है तो इन बच्चों से सीखना चाहिए। जीवन में अगर आशावाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर हमें, हमारे मन में आत्मविश्वास दृढ़ हो और आशावाद हो तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बनने के बाद मिटना ही नियति है और यही जीवन का सत्य भी है, लेखक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेखक ने एक और भी दृश्य देखा, बहुत ही मजेदार दृश्य था वो। समुद्र के पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर कुछ पक्षी मंडरा रहे थे और टी टी आवाज कर रहे थे और उनकी जो आवाज है, उनका जो मंडराना है, वह सैलानियों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनके आकर्षण का वह केंद्र बन गया था अभी इस समय के लिए। दरअसल ये पक्षी टी की आवाज करके मंडरा क्यों रहे थे? क्योंकि इन्हें पानी के ऊपर आई जो, सतह पर आई जो मछलियां आई, उनका शिकार करना था। ये मंडराते हुए, कभी कभार हवा अगर जोर से आती तो थक कर ये किनारे पर बैठ जाती। जैसे ही वो सुस्ता कर किनारे पर बैठ जाती, सुस्ता कर किनारे पर बैठ जाती, वह फौरन कुत्ते उन पर आकर झपटते। जैसे ही कुत्ते आते ये फिर पक्षी उड़ने लगते, मंडराने लगते। ये जो चित्र है, ये जो दृश्य है, ये पर्यटकों को, सैलानियों को आकर्षित कर रहा था। बहुत ही मजेदार दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा था सैलानियों को और सभी को। और अब शाम होने लगी थी। शाम के बाद रात को समुंदर बहुत ही भयावह लगने लगता है, स्याह लगने लगता है यार। और उसके बाद उस रात के भयावह समुद्र को देखकर लेखक अब अगले दिन की योजना बना रहे थे। अगले दिन कहाँ घूमने जाना है उसकी योजना बना रहे थे, जो कि वैसे ही घूमने फिरने के लिए वहाँ पर कई बाइक, मतलब मोटरसाइकिल जो है वो किराए पर मिल जाती थी। उन पर भी घूमने का एक अलग मजा होता है। बच्चों के लिए तो वो मजा अलग होता है। यहाँ पर सी फूड भी मिल जाता है, लेकिन जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मांसाहार मतलब मछलियों का जो खाना है, सुस्वादु भोजन यहाँ पर मिलेगा नहीं, लेकिन मछलियों का खाना ज़रूर मिलेगा। समझो कि जो शाकाहारी है उनके खाने के लिए वहाँ पर दिक्कत ही होगी। लेखक अगले दिन अंजुना बीच पहुंचे। रिसोर्ट, पहले रिसोर्ट गए और दूसरे दिन फ्रेश होकर फिर अंजुना बीच पर आए। सबसे पहले अंजुना बीच पर पहुंचकर उन्होंने वो उस बीच को देखा, तो उसका वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में किया है। दरअसल गोवा में 40 से भी ज़्यादा बीच हैं, लेकिन जो प्रमुख तथा अच्छे, सुंदर, बहुत ही सुंदर बीच कहे जा सके, ऐसे 7-8 ही बीच हैं
उनका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। अंजुना बीच जो है वह नीले पानी वाला है, पर्यटकों का वो एक आकर्षण का केंद्र भी है। एक तरफ लंबी पहाड़ी खूबसूरत भी है, बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ पर कई हिट फिल्मों की शूटिंग के भी मतलब फिल्मों की शूटिंग भी हो रही, चित्रीकरण भी हुआ है। दोनों जो बीच है, बेनालियम बीच इससे पहले जो देखा, और अंजुना बीच, इन दोनों में एक फर्क है और वह है इन व्यावसायिकता। व्यावसायिकता का एक अंतर है। ये बीच पथरीला भी है, पर्यटकों का मेला यहाँ पर लगता है। छोटे बच्चों के लिए तो उनके माता पिता बार बार हिदायतें देते रहते हैं, क्योंकि पत्थर पर काई का घर तथा प्रभाव है, उससे पैर फिसलने की ज़रा ज़्यादा ही गुंजाइश होती है, इसलिए बच्चों को हिदायतें देते रहते हैं। घूम फिर कर फिर अंजुना बीच के बाद लेखक और जो सारे परिवार हैं वह कलिंगुड बीच पहुंचे। कलिंगुड बीच जो कि बहुत ही काफ़ी रेतीला बीच है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के केंद्र भी हैं और ये व्यवसाय केंद्र बन चुका है। दरअसल ये जो बीच है 3-4 किलोमीटर तक फैला होगा। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग जो है उनके व्यवसाय का केंद्र भी, जहाँ पर पर्यटक है वहाँ पर व्यवसाय भी बहुत ही चलते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे। आपको भी पता होगा कि वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं। बोटिंग है, पैराग्लाइडिंग है, आपको पता ही। लेखक ने सबसे रोमांचकारी जो है वो पैराग्लाइडिंग, ये जो स्पोर्ट्स है उसका चुनाव किया। उसका अनुभव तो बिल्कुल अलग था लेखक के लिए। यहाँ पर आपके सामने जो चित्र है ये पैराग्लाइडिंग के है। यहाँ पर एक बोट से पैराशूट बंधा हुआ होता है, उस पैराशूट से हम लटक रहे होते हैं। नीचे पानी, ऊपर खुला आकाश होता है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आता है, और ऐसे में बहुत तेजी से ये बोट आगे जा रही होती है और हम हवा में लटक रहे होते हैं। बहुत ही रोमांचकारी, भयानक अनुभव होता है वो, लेकिन उससे आनंद बहुत मिलता है। घबराहट भी ज्यादा होती है और आनंद भी उतना ही मिलता है। ये एक लेखक के लिए एक विस्मयकारी अनुभव था। डोर से बंधे और बीच में लटक रहे, नीचे पानी ऊपर आकाश, बहुत ही भयानक दृश्य है ये। जो जो भी पैराग्लाइडिंग जिस किसी ने भी किया होगा वह इसके अनुभव आज तक नहीं भूला होगा। ये देखिए आपके सामने जो पैराग्लाइडिंग के दृश्य कुछ नजर आ रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि यह कितना डरावना स्पोर्ट है, खेल है ये। चलिए यहाँ पर लेखक की जो दिनचर्या है वह देखते हैं। 4 से 6 दिन लेखक यहाँ पर गोवा में रहे, पणजी में रहे, लेकिन इस बीच उनकी दिनचर्या क्या थी उसका भी हम जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ तक जो नए शब्द तथा कठिन शब्द आए उसको हम देखेंगे। मंडराना मतलब घूमना, मनोरम मतलब मन को मोहने वाला, पछाड़ना मतलब झपटना, दिशा निर्देश करना मतलब दिशा दर्शन करना। ठीक है, ये लेखक और उनका परिवार जो है उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार रही थी। तो सुबह वह जल्दी उठते थे, नाश्ता करते थे, घूमने जाते थे। बाद में घूम कर आने के बाद होटल में जो स्विमिंग पूल था उसमें तैराकी भी करते थे, और दिन भर बीच पर जाते थे, बोटिंग भी करते थे। बहुत सारे मतलब थकान दूर दूर करने के लिए उन्होंने अलग अलग बीच पर घूमना पसंद किया। गोवा तथा पणजी में घूमे। एक दिन तो वे कोलवा बीच पर भी गए और वहां पर भी बोटिंग का आनंद लिया। और बच्चों के लिए तो यहाँ पर एक मेजबानी भी मिली। उन्होंने डॉल्फिन देखी और दूर से डॉल्फिन देखकर भी बच्चों को बहुत मजा आया। हालांकि डॉल्फिन मछली जो है वहां पर जो दिखी लेखक और लेखक के परिवार को, वह उसका आकार छोटा था, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत आनंद उठाया। इन 4-5 तथा 6 दिनों में लेखक जो गोवा में रहे वहां पर घूमे, तो उन्हें नवरात्रि तथा दशहरा पर्व का भी अनुभव मिला।
इस दशहरा पर्व में पूरे भारत में जिस प्रकार दशहरा पर्व मनाया जाता है उसी प्रकार गोवा में भी मनाया जाता है। कुछ अलग बात नहीं, सिर्फ ये अन्य जगह जो है रावण को जलाया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है, लेकिन गोवा में रावण के पुतले को कभी भी नहीं जलाया जाता है। इस दशहरे पर्व में विशेष पेड़ की पत्तियां भी शाम को बांटी जाती है। सबसे पहले यातायात की जो साधन है उनको उनकी सफाई करके उनकी पूजा भी की जाती है, घट स्थापना की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है। हम सबको पता ही है, हम सब ने ये सब जो दशहरा पर्व है बार बार मनाया है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में मनाया जाता है उसी प्रकार गोवा में भी दशहरा पर्व मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दशहरा पर्व का भी लेखक ने आनंद उठाया। कहीं पर भी रावण का पुतला जलाया उन्हें दिखाई नहीं दिया। शाम को भगवान की पालकी भी मंदिर ले जाई जाती है, पत्तियां तोड़कर किसी हम जो कहते हैं किसी विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर भी एक दूसरे को बधाई दी जाती है। और यही गोवा की सांस्कृतिक परंपराएं हैं। मतलब लेखक जो कहते हैं कि हम भले ही अन्य संस्कृति का अनुकरण भले ही करें, लेकिन अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, लेखक पाठ के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी हमें भारतीय सभ्यता को और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। यह लेखक का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस पाठ के माध्यम से मिलता है। मतलब गोवा जो जैसा उन्होंने देखा, लेखक ने देखा, विनय शर्मा जी ने देखा, तो उस गोवा की अगर बात करें तो गोवा के अंदर बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं और हमारे देश में से बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इतने सारे पर्यटक दूर दराज से लोग जो आते हैं वहाँ पर रहते हैं, पश्चिमी संस्कृति का थोड़ा सा प्रभाव वहाँ पर है, फिर भी अपनी जो भारतीय परंपराएं हैं वो गोवा ने छोड़ी नहीं है। लेखक के इस संदेश के साथ हम यहाँ पर पाठ समाप्त करते हैं। पाठ के बाद जो कृतियाँ हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। स्वाध्याय के लिए जो कृतियाँ आई है, यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या कैसी रही, यह भी बताने का प्रयास किया है। ये जो कृतियाँ हैं, रिक्त स्थान जो है वहाँ पर पूर्ण करने होते हैं, आकृति पूर्ण करनी होती है। दूसरी कृति होती है गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। आप रिक्त स्थानों पर ये जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है, आपको कृति पूर्ण करनी है तथा प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। बेनालिया बीच, अंजुना बीच और कलिंगुड बीच, तीनों की विशेषताएं कम से कम दो दो विशेषताएं हमें लिखनी है, इस प्रकार पूर्ण करनी है। और स्वमत अभिव्यक्ति का जो सवाल होता है, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए मेरा योगदान, इस विषय पर अपने शब्दों में विचार प्रकट करने हैं। प्रकृति को अगर सुंदर बनाए रखना है तो क्या करना होगा, उसमें मेरा हिस्सा किस प्रकार होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी कृति मेरे मैं उस प्रकृति को मेरी रक्षा के लिए जो प्रकृति निरंतर तैयार है, उस प्रकृति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यह भी आपको इस उत्तर में लिखना है। तो चलिए छात्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, इसके ऊपर जो कृतियाँ है वो भी आपको करनी है। आपने ये वीडियो शांत भाव से देखा, पूर्ण देखा, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।